घड़ी की सुई की तरह सुमन का कलेजा धक धक कर रहा था। मन में बुरे बुरे विचार आ जा रहे थे। समझ नहीं आ रहा था उसे कि वो क्या करे। पति विराज हफ्ते भर बाद ऑफिस टूर से लौटकर आराम से सो रहे थे, इसलिए उसे सोते से जगा भी नहीं सकती वो। लेकिन उसे कैसे नींद आ सकती है जब जवान बेटी घर से बाहर हो। विराज और सुमन की बेटी मोहिका बोलकर तो यही गई थी कि वे 10:30 बजे तक वापस आ जाएगी, लेकिन रात के 12 बजने को हैं और अभी तक उसका अता पता नहीं है। दरअसल मोहिका अपने एक दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में गई थी। उसने कहा था कि वो जल्दी आ जाएगी, मगर अभी तक वो घर नहीं आई है। फ़ोन भी नहीं उठा रही। अब तो उसका फ़ोन बंद आ रहा है। उसके कई दोस्तों को कॉल करके पूछा उसने मोहिका के बारे में, लेकिन सबने यही कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता कि कब कहाँ क्या करूं अब मैं। हाँ, राजीव से पूछती हूँ, शायद उसे पता हो, क्योंकि मोहिका ने कहा था कि वो राजवी के साथ ही यश के जन्मदिन की पार्टी में जाने वाली है। अपने मन में सोच उसने राजवी को फ़ोन लगाया। उसने भी यही उत्तर दिया कि उसे नहीं पता कि मोहिका कहाँ है। अरे, ऐसे कैसे नहीं पता है? मोहिका तुम्हारे साथ ही पार्टी में गई थी ना। सुमन को गुस्सा आ गया। अब एक तो वो वैसे ही मोहिका के फ़ोन बंद आने को लेकर परेशान है, ऊपर से ये राजवी कह रही है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। देखो बेटा, मैं क्या कह रही हूँ, मोहिका तुम्हारे साथ ही यश के जन्मदिन की पार्टी में गई थी ना, तो तुम्हें तो पता होगा ना कि वो कहाँ है। उस पर राजवी बोली कि नहीं, वो उसके साथ पार्टी में नहीं गई थी, बल्कि वो और आदिल साथ में यश की पार्टी में गए थे। आदिल? ये आदिल कौन है? वो पूछ ही रही थी कि तभी दरवाजे पर बाइक रुकने की आवाज़ आई। वो दौड़कर बालकनी में गई। तब तक बाइक फुर हो चुकी थी। पता ही नहीं चला कि कौन वो लड़का। सुमन झटक कर दरवाज़ा खोलने गई। अपने सामने मोहिका को सही सलामत देख सुमन की जान में जान आई, लेकिन दूसरे ही पल उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया, क्योंकि ये कोई टाइम है घर आने का? पता भी है उसे इतनी देर में वो कितनी मौतें मरी है। दिल्ली शहर वैसे भी लड़कियों के लिए सेफ नहीं रहा, और जब जवान बेटी यूँ इतनी रात गए घर से बाहर हो तो माँ को तो चिंता होगी ही ना। ऊपर से उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। उसे लगा कि कहीं मोहिका के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। इंसान की फितरत है कि उसके दिमाग में पहले नेगेटिव विचार ही आते हैं। कहाँ थी तुम इतनी देर तक? ये लड़का कौन था जो तुम्हें बाइक से छोड़ गया? बोलो, तुम्हारा फ़ोन भी बंद आ रहा था, क्यों? पता भी है मेरी क्या हालत हो गई थी? सुमन की बातों का कोई जवाब दिए बगैर मोहिका सीधे अपने कमरे में चली गई, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा उसकी बातों का। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ मोही, जवाब क्यों नहीं देती? कहाँ और किसके साथ थी तुम इतनी रात तक? नहीं दूंगी। क्या करोगी? तनकर मोहिका बोली। और होती कौन हो आप मुझसे इस तरह से सवाल करने वाली? हाँ, मैं जहाँ जाऊँ, जब जाऊँ, जिसके साथ जाऊँ, मेरी मर्जी। मोहिका तभी पीछे से विराज गरजा। ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? वो कुछ पूछ रही है, जवाब दो। नहीं दूंगी, क्योंकि ये मेरी माँ नहीं है, समझे आप? कहकर उसने इतनी जोर से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया कि सुमन कांप उठी। मोहिका, दरवाज़ा खोलो। विराज ने जोर से दरवाजे पर मुक्का मारा। फिर आगे कहा, दरवाज़ा खोलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं खोलूंगी। तोड़ दो दरवाज़ा, जो करना है कर लो, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। वो भी कमरे से गरजी। क्यों पीछे पड़े हो मेरे? जीने क्यों नहीं देते मुझे? बोलो, मर जाऊं? नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। देखो देखो, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं।
तुम्हें जो करना है करो, बाहर से सुमन गिड़गिड़ाते हुए बोली। और उसने हाथ जोड़कर विराज से भी चुप रहने को कहा। डर गई वो कि कहीं मोहिका कुछ कर ना ले। अगर उसने कुछ कर डाला तो फिर क्या वो जी पाएगी उसके बगैर? आप तो चुप ही रहो, धड़ाक से दरवाज़ा खोलते हुए वो बोली। आपने ही मेरे पापा को मेरे खिलाफ भड़काया है ना? सब कुछ तो छीन लिया आपने मुझसे, अब जीने भी नहीं दोगी? ज़्यादा बकवास कर रही है। यह तुम्हें जीने नहीं दे रही या तुम इसे? विराज आगे कुछ और बोलता, उससे पहले ही सुमन ने उसका हाथ पकड़ लिया और आंख के इशारे से चुप रहने को कहा। सुमन जानती है मोहिका के स्वभाव को, बहुत जिद्दी है, कुछ नहीं समझती, उल्टे और चिल्लाने लगती है। इतनी रात गए आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे, ये सोचकर उसने विराज को चुप रहने का इशारा किया। विराज तो थोड़ी देर बाद सो गया, लेकिन सुमन की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। कैसे नींद आती उसे जब उसकी ही बेटी उस पर इल्ज़ाम लगाए जा रही हो तो? उसकी आंखों से टप टप कर आंसू बहे जा रहे थे। ये सोचकर कि मोहिका को तो उसने उसी दिन अपनी बेटी मान लिया था जब विराज उसे देखने आए थे और कहा था कि वो सिर्फ अपनी बेटी मोहिका की खातिर दूसरा विवाह कर रहे हैं ताकि उसकी बेटी को एक माँ मिल सके। सुमन ने भी एक माँ की तरह मोहिका को अपने सीने से लगा लिया था, लेकिन शादी के इन 18 सालों में मोहिका ने कभी उसे अपनी माँ नहीं माना। मोहिका जब 3 साल की थी तभी एक गंभीर बीमारी के चलते उसकी माँ चल बसी। बूढ़ी दादी ने जैसे तैसे करके उसे कुछ दिन संभाला, लेकिन उसके जीवन का भी क्या भरोसा। यही सोचकर उसने अपने बेटे विराज से कहा कि अपनी बेटी के लिए वो दूसरा विवाह कर ले। विराज अपनी माँ की बातों से सहमत तो हुआ, पर कोई ऐसी लड़की मिल नहीं रही थी उसे जो एक बच्चे के पिता से विवाह को तैयार हो। किसी को भी बच्चे की झंझट नहीं चाहिए थी। तभी उसे सुमन के बारे में पता चला। सुमन का भी पहले एक विवाह हो चुका था। पति फौज में था, लेकिन शादी के एक रात बाद ही उसका फौजी पति एक युद्ध में शहीद हो गया। बेटे के गम में सुमन के ससुर भी दुनिया से चल बसे तो ससुराल वालों ने उसे अपशगुनी कहकर घर से निकाल दिया। यहाँ मायके में भी भाई भाभी उसे बोझ समझने लगे थे। उसकी बूढ़ी माँ तो खुद बेटे बहू पर आश्रित थी, तो वो क्या ही करती। लेकिन रोज़ रोज़ बेटी की दुर्दशा होते देख वो रोती और सोचती कि काश फिर से बेटी का घर बस जाए तो वो चैन से जी पाए। तभी एक दिन सुमन की चचेरी बहन उसके लिए विराज का रिश्ता लेकर आई। उसने बताया कि विराज की पहली पत्नी मर चुकी है और उसकी एक 4 साल की बेटी है। अगर सुमन की शादी विराज से हो जाती है तो उसे इस नरक से छुटकारा तो मिल ही जाएगा, एक बच्ची को उसकी माँ भी मिल जाएगी। उसने ये भी कहा कि वो विराज को सुमन के बारे में सब कुछ बता चुकी है और वो सुमन से शादी के लिए तैयार है, लेकिन सुमन का मत भी जानना जरूरी था कि क्या वो एक बच्चे के पिता से विवाह करने को तैयार है। कहीं बाद में ऐसा ना हो कि मासूम सी मोहिका नेगलेक्ट हो जाए, इसलिए सारी बात शादी से पहले ही क्लियर हो जाए तो अच्छा। और इसके लिए सुमन और विराज का एक दूसरे से मिलना जरूरी था। उस दिन जब विराज अपनी बेटी मोहिका को लेकर सुमन से मिलने उसके घर पहुंचा तो बिना कोई सवाल किए उसने मोहिका को अपनी गोद में उठा लिया और उसे पुचकारने लगी थी। और मोहिका भी कैसे सुमन से लिपट गई थी, जैसे वो उसे बहुत पहले से जानती हो। शादी के बाद जब वो विराज के घर उसकी दुल्हन बनकर आई, उसी दिन से उसने मोहिका को अपनी बेटी मान लिया था। उसके जीवन में
मोहिका का सबसे पहला स्थान था। उसका खाना पीना, उसकी देखभाल की सारी जिम्मेदारी सुमन ने ओढ़ ली थी। मोहिका की आंखों से ही बस सोती और उसी की आंखों से ही जागती थी। उसकी आंखों में कभी एक बूंद आंसू भी आ जाए तो वो तड़प उठती थी। कोई भी माँ अपनी बेटी को इस हद तक प्यार नहीं करती होगी जैसे सुमन मोहिका से करती थी। उसके सुख के लिए वो अपने सुख चैन की परवाह नहीं करती थी। मोहिका भी सुमन का आंचल पकड़े घूमती रहती। कोई उसे अपने पास बुलाता तो वो जाकर सुमन की गोद में छिप जाती थी। उस वक्त सुमन निहाल हो उठती थी। उस वक्त मोहिका 6 साल की थी जब सुमन की तबीयत बहुत खराब हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। लेकिन वो एक दिन भी अस्पताल में नहीं रह पाई मोहिका के बिना। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वो मोहिका की सगी माँ नहीं है। वक्त के साथ जैसे जैसे मोहिका बड़ी होती जा रही थी, उसके व्यवहार में बदलाव दिखने लगा था। बहुत ज़िद्दी हो गई थी, कुछ सुनती ही नहीं थी सुमन की। कुछ बोलने पर चिल्लाती, घर के सामान फेंकती और अपनी नानी मौसी से फ़ोन पर सुमन की शिकायत करती कि उसकी माँ बहुत बुरी औरत है। वो जब जब अपनी नानी के घर जाने की जिद करती, उसके ज़िद्दीपन पर सुमन जब कड़े से उसे समझाती कि वहाँ बार बार जाने से उसकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। घर में जो मैम उसे ट्यूशन पढ़ाने आती हैं वो वापस चली जाएंगी, इसलिए रोज़ रोज़ वहाँ जाने की ज़रूरत ही क्या है। तो वो रोते बिलखते फ़ोन पर अपनी नानी से सुमन की शिकायत करती और कहती वो उसे यहाँ से आकर ले जाए। उसकी नानी उसे समझाने के बजाय सुमन को ही खूब खरी खोटी सुना डालती और कहती कि सौतेली माँ कभी सगी नहीं बन सकती। सुमन खूब रोती और सोचती कि सौतेली माँ इतनी बुरी क्यों मानी जाती समाज में। आखिर क्यों एक माँ के पीछे सौतेला शब्द जोड़ दिया गया है। माँ तो माँ होती है, फिर उसे सौतेला कहकर कलंकित क्यों किया जाता रहा है। अब और क्या करे वो मोहिका के लिए, जिससे सबको लगे कि सच में वो उसे अपनी बेटी मानती है। मोहिका की माँ बनना सुमन के लिए भी आसान नहीं था। रोज़ वो नई नई चुनौतियों से गुजरती थी। साबित करना पड़ता था उसे कि सच में वो मोहिका को अपनी बेटी मानती है। चलो ये भी ठीक है, लेकिन अब मोहिका भी उसे सौतेली माँ समझने लगी थी। उसे लगा कि वो उसे उसके पापा से अलग कर देगी, सब कुछ छीन लेगी और अपना बच्चा होते ही मोहिका को इस घर से दूर कर देगी। ये सारी बातें उसके दिमाग में उसकी नानी भी भरती थी। सब पता था सुमन को, लेकिन फिर भी चुप थी। विराज से कुछ कह भी नहीं सकती थी इस बारे में, क्योंकि उस पर काम का वैसे ही बहुत लोड था, तो वो उसे क्या ही टेंशन देती। लेकिन सुमन जिस तनाव और परेशानी से गुजर रही थी वही जान रही थी। एक दिन उसने मोहिका को अपने पास बिठाकर समझाना चाहा कि जैसा वो समझ रही है ऐसा कुछ भी नहीं है और उसकी नानी उसे गलत बात सिखा रही है बेटा, इसलिए उनकी बातों पर ध्यान ना दे। लेकिन उसकी बात समझने के बजाय मोहिका अपनी माँ से ही लड़ने लगी कि वो उसे उसकी नानी के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है। मोहिका सुमन की कोई भी बात नहीं सुनती। वो जो कहती उसका उल्टा ही करती, और जब विराज उसे उसकी गलतियों पर डांट लगाता तो उसे लगता कि उसकी नानी सही ही कहती है कि उसकी सौतेली माँ उसे पापा से दूर कर देगी, जबकि विराज उसे इसलिए डांट लगाता क्योंकि वो बहुत ज़िद्दी हो गई थी। पढ़ाई लिखाई से भी उसका ध्यान भटकने लगा था, जबकि सुमन तो और उसे रोकती कि जाने दो,
बच्ची है अभी, बड़ी होगी तो सब समझ जाएगी। बच्ची नहीं रही अब, बड़ी हो चुकी है ये। विराज ने आंख कड़ी करते हुए कहा था। हर बात में जिद गुस्सा सही नहीं है। सुमन, तुम माँ हो उसकी, समझाओ उसे दुनियादारी के बारे में। लेकिन सुमन की कहाँ वो कुछ सुनती थी। वो जो उसे समझाती, कुछ मोहिका को तो अपनी नानी की बातें ही सच लगती थी। उसे तो अपनी नानी सगी और सुमन दुश्मन लगती थी। तभी तो बर्ताव पर वो सुमन की गलतियां निकालती थी, बात बात पर उस पर चीखती चिल्लाती, उसे भला बुरा कहती और सुमन सब सह जाती थी। ये सोचकर कि बच्ची है अभी, मोहिका की नानी का घर यही दिल्ली में ही है, इसलिए अक्सर वो उनके घर जाती रहती थी और वहाँ से वो मोहिका का ब्रेन वॉश करके भेजती थी, क्योंकि वहाँ से आते ही सुमन के साथ उसका व्यवहार बहुत खराब हो जाता था। उस रोज़ मोहिका अपने माँ पापा के कमरे में आती आवाज़ कान लगाकर सुन रही थी। उसके पापा सुमन से कह रहे थे कि नहीं, अब वो उसकी जान जोखिम में नहीं डाल सकता है, इसलिए जो हो रहा है होने दो। उस पर सुमन बोली कि नहीं, ये सही नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती है, इसलिए वो अस्पताल जा रही है। मोहिका को दोनों की बातें कुछ समझ नहीं आई, इसलिए वो वहाँ से हट गई। शाम को जब वो घर आई तो पता चला कि सुमन अस्पताल में भर्ती है। सुमन के घर में ना होने के कारण मोहिका अपनी नानी के घर चली गई। इधर अस्पताल से घर आने के बाद भी सुमन बीमार ही रही। शारीरिक दुर्बलता के कारण उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। विराज ने एक औरत को रख दिया जो पूरे दिन सुमन की देखभाल कर सके और उसके खाने पीने का ध्यान रख सके। वो औरत सुमन का बहुत ध्यान रखती थी, उसके हाथ पांव भी दबाती, लेकिन ये बात मोहिका की नानी को सहन नहीं हो पा रही। इसलिए उसने मोहिका के मन में सुमन के खिलाफ और जहर भरना शुरू कर दिया कि उसकी सौतेली माँ उसके पापा की सारी कमाई अपने ऐशो आराम में लुटा देगी। मोहिका को भी लगने लगा कि सुमन उसके पापा के सारे पैसे अपने पर लुटा देगी। ये घर पैसे सब ले लेगी वो। मतलब कि मोहिका के मन में उसकी नानी ने इतना जहर भर दिया कि सुमन उसे अपनी दुश्मन नजर आने लगी। सुमन समझ रही थी, लेकिन क्या करती, कुछ कहती तो और बुरी बनती। मोहिका एक नाजुक डाल है जिसे जबरदस्ती नहीं बल्कि धीरे धीरे ही झुकाया जा सकता है, और वो यही कोशिश कर रही थी। मगर उसकी सारी कोशिश व्यर्थ जा रही थी, क्योंकि उसकी नानी आग में घी डालने का काम जो कर रही थी। भले ही मोहिका अपनी सौतेली माँ को अपना दुश्मन समझने लगी थी और उसे नफरत करने लगी थी, लेकिन सुमन ऐसा कैसे कर सकती थी, क्योंकि उसने तो दिल से मोहिका को अपनी बेटी माना था और ये रिश्ता मरते दम तक नहीं टूट सकता था। लेकिन दिन हो यूं ही बीतते जा रहे थे। मोहिका 22 साल की युवती बन गई थी और कॉलेज के 3rd ईयर में चल रही थी। उसका रूप यौवन निखर आया था। सुमन उस पर निहाल हुई जाती थी। मन करता उसका कि बेटी को गले से लगाए, उसे प्यार करे, उसके बाल संवारे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी उसकी। भले ही मोहिका की नानी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसने मोहिका के मन में सुमन के खिलाफ जो जहर का बीज बोया वो अब पौधा बन चुका था। उसे सुमन एक आंख नहीं सुहाती थी। यहाँ तक कि विराज का उससे हंसकर बातें करना, कुछ लाकर देना, कहीं बाहर घुमाने लेकर जाना उसे बर्दाश्त नहीं होता था। जब भी विराज कुछ ऐसा करना चाहता वो कोई ना कोई अड़ंगा लगा देती ताकि दोनों साथ में समय ना बिता सके। सुमन सब समझते हुए भी चुप रहती और बर्दाश्त करती, क्योंकि इसके सिवा उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। लेकिन विश्वास था
उसे कि एक ना एक दिन सारी धुंध छट जाएगी और मोहिका उसके पास वापस लौट आएगी। विराज का टूरिंग जॉब था। वो ज़्यादातर बाहर ही जाता रहता है। पैसे तो बहुत थे इस जॉब में, लेकिन अपने परिवार के साथ समय बिताने का उसे बहुत कम समय मौका मिल पाता था। पर इस बात को लेकर निश्चिंत था कि सुमन है मोहिका को संभालने के लिए। हाँ, सुमन तो है ही, और वो आज भी अपनी सभी जिम्मेदारियां वैसे ही निभा रही है। लेकिन इधर मोहिका में अजीब तरह का बदलाव देखकर दंग थी सुमन। देर रात तक फ़ोन पर किसी से हंस हंस कर बातें करना और सुमन पर नजर पड़ते ही आई कॉल यू लेटर बोलकर फ़ोन रख देना, समय से पहले कॉलेज चले जाना और देर से आना। आखिर क्या है ये सब बात वो विराज से भी नहीं बोल सकती थी, वरना मोहिका की नज़र में वो बुरी बन जाएगी। युवावस्था दौर ही ऐसा होता है। युवा बच्चों के कदम डगमगा जाते हैं। कहीं मोहिका भी कुछ गलत तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं फालतू की बात सोच रही हूँ। सुमन अपने दिमाग को झटकते हुए खुद को चुप करा देती है, लेकिन फिर सोचती है कि एक बार पूछने में हर्ज ही क्या है। इतना तो पूछ ही सकती है कि वो कौन है जिससे वो देर रात तक बातें करती रहती है। लेकिन अगर वो गुस्सा हो गई तो? सुमन के मन में कितने सारे सवाल फन उठाए खड़े थे। हो जाए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती मोहिका से कुछ कहने या पूछने की। दिन यूं ही बीतते जा रहे थे। आदिल, सच बताओ, तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? रोज की तरह उस कॉफ़ी हाउस में बैठी मोहिका ने आदिल का हाथ अपने हाथ में लेते हुए पूछा। आदिल और मोहिका स्कूल के समय से दोस्त थे और अब ये दोस्ती प्यार का रूप ले चुकी थी। दोनों ने अपनी शादी को लेकर कई सारे सपने बुन डाले थे। बोलो ना आदिल, प्यार तो करते हो ना मुझसे? हाँ, पर आज अचानक से ये सवाल क्यों? बस ऐसे ही, मोहिका बोली। जानते हो, जब तुम उस सौम्या से बात करते हो ना तो मेरा कलेजा जल उठता है। कल तुम जब उससे हंस हंस कर बात कर रहे थे ना, तो मेरा तो मन किया कि मैं उसका गला ही दबा दूं। मोहिका ने दांत भींचते हुए कहा। अरे बस बस, आदिल हंसा। पागल, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें तो पता है मैं और सौम्या वॉलीबॉल में हैं और तो उसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वो सब मुझे नहीं पता, पर तुम उससे ज़्यादा बात नहीं करो, समझे? मोहिका ने मासूम सा मुंह बनाते हुए कहा। ठीक है भाई, नहीं करूँगा बस। ये कहकर आदिल ने 2 कप कॉफ़ी ऑर्डर किया और फिर दोनों कॉफ़ी पीते हुए बातें करने लगे कि तभी मोहिका के फ़ोन पर सुमन का फ़ोन आ गया। ये लो, मदर इंडिया का फ़ोन आ गया। पर मैं उठाने वाली नहीं, भले ही बजता रहे फ़ोन। मोहिका ने मुंह बनाते फ़ोन को एक तरफ रख दिया और आदिल से बातें करने लगी। फिर सुमन का कई बार फ़ोन आया, पर वो इग्नोर ही करती रही। अरे फ़ोन उठा तो लो, पता नहीं कोई ज़रूरी बात करनी हो। आदिल के बहुत कहने पर भी उसने सुमन का फ़ोन नहीं उठाया। अजीब हो तुम, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें उनसे? समय तुम्हारा अच्छा है कि तुम्हारे पास माँ तो है, सौतेली ही सही। कोई तो है घर में जो तुम्हारी चिंता करता है। मैंने तो अपनी माँ को देखा तक नहीं। मुझे जन्म देते ही वो इस दुनिया से चल बसी। जान ही नहीं पाया कि कभी कि माँ होती क्या है और उनका प्यार कैसा होता है। सही कह रहा हूँ, तुम समय की बलवान हो जो तुम्हारे पास माँ है। आदिल की बात मोहिका ने अजीब सा मुंह बनाया। ऐसे मुंह मत बनाओ, सही कह रहा हूँ मैं। तुम कहती हो कि वे मेरी सौतेली माँ है और तुमसे प्यार नहीं करती। अगर ऐसा ही है तो वे अपना बच्चा करती ना। बोलो, क्यों नहीं किया आज तक? कभी ये सोचा है तुमने?
तुम्हें ही वे प्यार करती रहीं, तुम्हें ही अपना सब कुछ मानती रहीं, और तुमने क्या दिया उन्हें? नफरत, बेइज्जती, तिरस्कार। लेकिन इसके बावजूद वे तुम्हारी इतनी चिंता करती हैं और तुम कहती हो कि वे तुमसे प्यार नहीं करती। मुझे ये सब नहीं पता कि उन्होंने अपना बच्चा क्यों नहीं किया, और मैं जानना भी नहीं चाहती। मैं तो बस यही जानती हूँ कि वो औरत मेरी सौतेली माँ है, और सौतेली माँ कभी अपनी माँ नहीं बन सकती। अब तुम्हारी यही सोच है तो मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन एक बार उन्हें जानने की कोशिश ज़रूर करना, वरना बाद में पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं रह जाएगा, समझ लो। कहकर आदिल चलता बना। वो उसे जाते देखती रह गई। रोज़ की तरह मोहिका रात के 8 बजे घर पहुंची और फिर डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। सुमन ने कैसरोल में खाना रख दिया था। खाना खाकर वो अपने कमरे में जाकर सो गई। आधी रात को सुमन के कमरे से जोर जोर से खांसने की आवाज़ से मोहिका की नींद खुल गई। पापा घर पर नहीं थे, इसलिए मोहिका सुमन के कमरे में चली गई उसे देखने। क्या हुआ आपको? कुछ चाहिए? पानी चाहिए, लाती हूँ। जब वो सुमन को पानी देने लगी तो उसका हाथ उसे आग जैसा गर्म लगा। आपको बुखार है? हाँ, सुबह से मन ठीक नहीं लग रहा है। धीरे से सुमन बोली। दवा ली आपने? मोहिका के पूछने पर वो बोली कि उससे उठा नहीं जा रहा है। कहाँ पर है दवा? इशारे से सुमन ने बताया कि उस अलमारी के पहले खाने में बुखार की दवा रखी है। ठीक है, कहकर वो अलमारी से दवा निकालने ही लगी थी कि भर भर आकर ऊपर से एक फाइल उसके सिर पर आकर गिरी। ये क्या है? मेडिकल की फाइल लग रही है। वो पन्ना पलटकर देखने लगी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अबॉर्शन, नाम सुमन कश्यप। मोहिका ने पलट कर सुमन को देखा जो बेसुध पड़ी थी। यानी माँ ने अपना अबॉर्शन कराया, वो भी 2 बार। पर क्यों? वे माँ बन सकती थी, फिर क्यों उन्होंने अपना बच्चा अबॉर्ट करवाया? मोहिका को आदिल की कही बात याद आने लगी जो उसने कहा था कि कभी पूछा उसने कि सुमन ने अपना बच्चा क्यों नहीं किया। अगर वो उससे सच में प्यार करती है तो अपना बच्चा करती ना, क्यों नहीं किया फिर? ओह, इतना बड़ा त्याग किया उन्होंने मेरे लिए, और मैं इनसे नफरत करती रही आज तक। माँ, मुझे माफ़ कर दो, कहकर मोहिका सुमन से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। सुमन तो घबरा ही गई एकदम से कि मोहिका को क्या हो गया। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? बोलो ना। सुमन की बात पर मोहिका सिसक कर कहने लगी कि उसे समझने में बड़ी भूल हो गई। वे उसे माफ़ कर दें। पागल, मेरी बेटी। सुमन ने मोहिका का माथा चूम लिया। ऐसी कोई बात नहीं बेटा। माँ, एक बात पूछूं आपसे, आपने अपना बच्चा क्यों नहीं किया? इसलिए क्योंकि मैं पहले से ही एक प्यारी सी बेटी की माँ थी, तो फिर और बच्चा करने की क्या ज़रूरत? प्यार से मोहिका का सिर सहलाते हुए सुमन कहने लगी, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है मेरी बच्ची। मैं इसे किसी के साथ बांट थोड़े ना सकती थी। माँ, आप कितनी अच्छी हो, और मैंने आपको इतना गलत समझ लिया। अरे, मैं दवा देना तो भूल ही गई आपको। अब कोई दवा की ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। देखो, सुमन खिलखिला कर हंसते हुए बोली। वैसे मुझे आदिल से कब मिलवा रही हो? आदिल? लेकिन आपको आदिल के बारे में कैसे पता? एक बच्ची की तरह अपने आंसू पोंछते हुए सवालिया नज़र से मोहिका बोली, सब पता है मुझे, ये भी कि तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो। बोलो, मैं सच कह रही हूँ ना? सुमन की बात पर मोहिका शर्मा गई और फिर फफक कर रोने लगी। सुमन भी रोए जा रही थी।
माँ बेटी के इस आंसुओं से सारी धुंध छट गई। अब कोई गिला शिकवा नहीं था उनके बीच। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।